तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो एक बार आप सभी इस सेशन को शेयर कर देंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। हरियाणा में 10,000 एकड़ में बनाया जाएगा विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क। केरल का पुल्लमपारा बना भारत की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षरता वाली पंचायत। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत पहुंचा 40वें स्थान पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस। वाशिंगटन में हुआ पहला अमेरिका प्रशांत द्वीप शिखर सम्मेलन। डॉक्टर माधव हरदा 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 के लिए हुई चयनित। गौतम अडानी की कंपनी को यूपी में गंगा एक्सप्रेसवे के लिए मिला फंड। एसबीआई देगा 10,000 करोड़ रुपए। अडानी ग्रीन ने जैसलमेर में भारत की पहली पवन सौर हाइब्रिड बिजली सुविधा की शुरुआत। झारखंड के सेंट पैट्रिक स्कूल ने जीता 61वां सुब्रतो कप गर्ल्स अंडर 17 खिताब 2022। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में किया दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल का उद्घाटन। अब डिस्कस कर लेते हैं डिटेल से। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स कि भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स जो जंगल सफारी पार्क है, जंगल सफारी पार्क किस राज्य ने स्थापना करने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स जंगल सफारी पार्क जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पार्क होगा और ये बनाया जाएगा अरावली रेंज में 10,000 एकड़ में। फ्रेंड्स 10,000 एकड़ में गुरुग्राम और नुहू जिलों में इसे स्थापित किया जाएगा। गुरुग्राम और नुहू जिले में इसे स्थापित किया जाएगा। फ्रेंड्स इसे बनाया जाएगा। तो किसने ये घोषणा की है। तो हरियाणा सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क बनाया जाएगा अरावली रेंज में, जो कि 10,000 एकड़ में फैला होगा। ठीक है। अगर बात की जाए कि वर्तमान में सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क कौन सा है फ्रेंड्स, तो शारजहां है। शारजहां यानी कि ये कहां पर है, तो ये आता है अफ्रीका। ठीक है, याद रखेंगे। वर्तमान में सबसे बड़ा जो जंगल सफारी पार्क है जिसका नाम है शारजहां। ठीक है। और अगर ये बन जाता है तो ये आपका हरियाणा में अगर बन जाता है अरावली रेंज में, तो भारत के अंदर होगा दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को क्लियर है फ्रेंड्स। आगे डिस्कस करेंगे अन्य ऑप्शंस के बारे में। जैसे कि आप मध्य प्रदेश के बारे में याद रखेंगे, कूनो नेशनल पार्क के बारे में। कूनो नेशनल पार्क जिसपे कहां से चीते लाए गए हैं, तो नामीबिया अफ्रीका महाद्वीप से यहाँ पर चीते लाए गए हैं, जिसमें से एक मादा चीता का नाम आशा रखा गया है। और आशा नाम किसने रखा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखा गया है। ये पॉइंट भी आप सभी को याद रखना है। ठीक है। उत्तर प्रदेश से आप सभी रिलेट करेंगे कि देश की पहली नाइट सफारी कहाँ बनाई जाएगी फ्रेंड्स, तो आपका आंसर होगा ये बनेगी कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में इसे बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 30 सितंबर को नई उन्नत वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, जो एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो गांधीनगर को किससे जोड़ेगी फ्रेंड्स, तो नई उन्नत भारत वंदे। ठीक है, नई उन्नत, फ्रेंड्स याद रखेंगे, नई उन्नत वंदे भारत एक्सप्रेस। फ्रेंड्स ये तीसरी एक्सप्रेस है, तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है, तीसरी है, जो कि कहां से कहां तक चलेगी, तो गांधीनगर से ये चलेगी मुंबई, गांधीनगर से मुंबई के बीच ये चलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और साथ ही में एक पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें कवच का प्रयोग किया गया है। कवच जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ट्रेन टक्कर प्रणाली, मतलब दो ट्रेनों की टक्कर को रोकने वाला सिस्टम है कवच,
और कवच का इसमें प्रयोग किया गया है तीसरी नई वंदे भारत एक्सप्रेस में। ठीक है, कहां से कहां तक चलेगी? तो ये गांधीनगर से मुंबई के बीच चलेगी और ये 140 सेकंड में 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी। 140 सेकंड में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। और फ्रेंड्स ये तीसरी होगी, याद रखेंगे ये तीसरी है। अन्य दो कौन सी है फ्रेंड्स? अन्य दो तो पहली आपकी चलती है नई दिल्ली से, पहली चलती है आपकी दिल्ली से वाराणसी। याद रखेंगे पहली कहां से कहां तक है? तो दिल्ली से वाराणसी है। पहली कहां से कहां तक है? तो दिल्ली से वाराणसी है। और पहली जो ट्रेन है ना फ्रेंड्स, इसे मेक इन इंडिया के तहत इंटीग्रल कोच फैक्ट्री फ्रेंड्स, कोच फैक्ट्री का नाम याद रखेंगे, नाम क्या है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जो कि कहां पर है फ्रेंड्स? तो ये है आपकी कहां पर? तो ये है चेन्नई में। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो ये है आपकी पहली। अब जो सेकंड वाली कहां से कहां तक चलती है? तो ये आपकी चलती है दिल्ली से कटरा चलती है सेकंड वाली। ठीक है, तो पहली आपकी दिल्ली से वाराणसी, दूसरी आपकी दिल्ली से कटरा और तीसरी आपकी चलेगी गांधीनगर से मुंबई, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 30 सितंबर को किया गया है। तो आई होप तीनों ट्रेनें आप सभी को क्लियर होंगी। वंदे भारत को आप सभी देख सकते हैं और ये तीसरी जो वंदे भारत है ये सप्ताह में 6 दिन चलेगी। फ्रेंड्स, सिर्फ 6 दिन चलेगी, यानी कि ये संडे को नहीं चलेगी, संडे को ये ट्रेन नहीं चलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और 16 डिब्बों वाली ये स्वचालित ट्रेन है, याद रखेंगे 16 डिब्बों वाली ये स्वचालित ट्रेन है। और ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कवच से ये लैस है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि खबरों में रहा गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ को किससे जोड़ेगा? फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो खबरों में रहा गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ को किससे जोड़ेगा? आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो गंगा एक्सप्रेसवे जो कि उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख परियोजना है, फ्रेंड्स, ये उत्तर प्रदेश की। ये कहां से कहां तक है? तो ये है मेरठ से प्रयागराज। ठीक है, याद रखेंगे मेरठ से प्रयागराज। मेरठ यानी कि NH 334 से ये शुरू होगा और प्रयागराज में NH 2 पर ये समाप्त होगा। यानी कि NH 334 मेरठ से ये शुरू होगा और NH 2 पर प्रयागराज में ये समाप्त होगा। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि मेरठ को ये प्रयागराज से जोड़ेगा। फ्रेंड्स ये सुर्खियों में क्यों है? तो इसका जो निर्माण का कार्य है ना वो अडानी को सौंपा गया है। ठीक है, और अडानी को फंड कौन कर रहा है? तो अडानी को फंड किया जाएगा SBI के द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा? तो SBI के द्वारा अडानी को फंड किया जाएगा। ठीक है, लंबाई कितनी है इसकी? तो लंबाई याद रखेंगे 594 किलोमीटर ये लंबा है, लेकिन अडानी द्वारा जो निर्माण किया जाएगा वो 464 किलोमीटर का किया जाएगा, जो कि बदायूं से प्रयागराज वाला एरिया होगा। बदायूं से प्रयागराज वाला एरिया है, इसका निर्माण अडानी समूह के द्वारा किया जाएगा। जैसा कि आप सभी इस मैप के माध्यम से समझ सकते हैं, ये मेरठ से शुरू हो रहा है। अमरोहा, बदायूं, फर्रुखाबाद, कन्नौज, हरदोई, लखनऊ, रायबरेली और प्रयागराज, वाराणसी। ठीक है, तो याद रखेंगे कहाँ पर ये समाप्त हो रहा है? तो ये प्रयागराज में समाप्त हो रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख परियोजना है। राष्ट्रीय राजमार्ग याद रखेंगे मेरठ 334 से शुरू होगा और आपका ये कहाँ पर खत्म होगा? तो बाईपास प्रयागराज पर ये समाप्त होगा। ठीक है, 6 लेन वाला है, ये भी आप सभी को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के अन्य एक्सप्रेसवे कौन से हैं जो इस समय संचालित है? जैसे यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और आपका आ जाता है एक और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। अगर मैं आपसे पूछूं कि 13 एक्सप्रेसवे वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केरल का कौन सा ग्राम
पंचायत भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया है? तो फ्रेंड्स केरल का कौन सा गांव है? तो केरल का गांव है पुल्लमपारा। पुल्लमपारा जो कि तिरुवनंतपुरम जिले में आता है। कहां पर आता है? तो तिरुवनंतपुरम जिले केरल में आता है, जो कि पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षरता वाली पंचायत बन गई है। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि पहली अमेरिकी प्रशांत द्वीप शिखर बैठक की मेजबानी किसने की है? तो फ्रेंड्स अमेरिकी प्रशांत द्वीप शिखर बैठक ये कहां पर हुई है? तो ये हुई है अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में। अब आप लोग बताइए कि अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है? कमेंट्स बॉक्स में आप सभी आंसर देंगे। अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है ना, अमेरिका के प्रेसिडेंट यानी कि जो बाइडेन के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। जो बाइडेन के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। और फ्रेंड्स इसका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है प्रशांत महासागर में चीन के बढ़ते वर्चस्व को रोकना। ठीक है, 14 प्रशांत द्वीपों ने इसमें भाग लिया। 14 प्रशांत द्वीप देशों ने इसमें भाग लिया। फ्रेंड्स याद रखेंगे, द्वीप देशों ने इसमें भाग लिया जो कि प्रशांत महासागर में आते हैं। ठीक है, तो बैठक कहाँ की गई? अध्यक्षता तो अमेरिका के द्वारा की गई। 14 प्रशांत द्वीप देश कौन कौन से हैं? तो इनमें आएगा कुक आइलैंड, फिजी, फ्रेंच पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मार्शल आइलैंड, न्यू कैलिडोनिया, पलाऊ, पपुआ न्यू गिनी, समाओ, सोलोमन आइलैंड, टोंगो, टुवालू, नाउरू और वानुआतू के नेताओं ने इसमें भाग लिया। फ्रेंड्स यहाँ पर एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अमेरिका ने उचित परामर्श के बाद कुक आइलैंड और निहू को संप्रभु राज्यों के रूप में मान्यता देने की भी घोषणा की है इस बैठक के अंदर। आइए मैप में देखते हैं इनके लोकेशन। तो फ्रेंड्स आप प्रशांत महासागर में छोटे छोटे द्वीप देश देख सकते हैं जिनके बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 भारत की रैंक क्या है? जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है ये कौन जारी करता है फ्रेंड्स? तो ये जारी किया जाता है WIPO के द्वारा। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो WIPO के द्वारा जारी किया जाता है। और भारत की इस बार जो रैंक रही है वो रही है 40, यानी कि भारत 40वें स्थान पर रहा है। ठीक है, 2015 में अगर बात की जाए तो 2015 में भारत की रैंक रही थी 81। भारत की रैंक रही थी फ्रेंड्स, याद रखेंगे 81 रैंक थी, जो कि 2022 में भारत ने काफी अच्छा सुधार किया है और भारत की रैंक हो गई है 40वीं। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। तो इस प्रकार आप पिक में इसे देख सकते हैं। और फिर इस इंडेक्स से पता चलता है कि स्टार्टअप के लिए बेहतर माहौल तैयार करने और नवाचार को बढ़ावा देने में भारत लगातार सुधार कर रहा है। ठीक है, आगे डिस्कस कर लेते हैं IPO के बारे में, WIPO के बारे में। फुल फॉर्म क्या है इसका? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। ठीक है, स्थापना कब की गई थी? तो 14 जुलाई 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 193 है। वर्तमान में इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं डैरेन टेंग। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। याद रखेंगे ये सूचकांक WIPO के द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 किसे दिया जाएगा? फ्रेंड्स बिहारी पुरस्कार जो कि इसकी शुरुआत की गई थी 1991 में। कौन देता है फ्रेंड्स? तो के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1991 में इसकी शुरुआत की गई थी। और ये हिंदी और राजस्थानी लेखकों को दिया जाता है। हिंदी और राजस्थानी भाषा के 10 वर्षों में प्रकाशित की गई पुस्तक को दिया जाता है। ठीक है, तो 32वें के लिए किसे चयनित किया गया है? तो 32वां पुरस्कार दिया जाएगा डॉक्टर माधव हरदा को। 32वां दिया जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 31वां किसे दिया गया था फ्रेंड्स? तो 31वां आपका दिया गया था मधु काकरिया को। 31वां दिया गया था मधु काकरिया को। कौन देता है? तो के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 2 अन्य पुरस्कार हैं जो कि दिए जाते हैं। एक है व्यास सम्मान और दूसरा है सरस्वती सम्मान। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी।
और इसमें जो राशि दी जाती है फ्रेंड्स 2.5 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। और पहला बिहारी पुरस्कार 1991 में दिया गया था जयसिंह नीर जी को। जयसिंह नीर जी को पहला बिहारी सम्मान दिया गया था धनी का आदमी के लिए। धनी का आदमी इनका एक काव्य था जिसके लिए इन्हें पुरस्कृत किया गया था। और 31वां दिया गया था मधु काकरिया को। ठीक है, आगे डिस्कस कर लेते हैं कि 31वां व्यास सम्मान 2021 ये किसे दिया गया है, तो असगर बजाहत को दिया गया है। इनका एक नाटक है महाबली। महाबली के लिए इन्हें 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। सरस्वती सम्मान 31वें पुरस्कार ये किसे दिया गया है, तो रामदरस मिश्रा को दिया गया है। फ्रेंड्स याद रखेंगे, रामदरस मिश्रा को उनकी हिंदी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया है। ये दोनों पुरस्कार भी किसके द्वारा दिए जाते हैं, तो के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अडानी ग्रीन ने भारत की पहली पवन सौर हाइब्रिड बिजली सुविधा कहाँ शुरू की है, तो फ्रेंड्स अडानी ग्रीन ने भारत की जो पहली जैसलमेर राजस्थान में शुरू की है। कहाँ पर शुरू की है, तो जैसलमेर राजस्थान में इसकी शुरुआत की गई फ्रेंड्स। और ये कितना उत्पादन, कितना इसकी क्षमता होगी, तो 750 मेगावाट पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट ये चालू किया। पवन और सौर ऊर्जा संयंत्र दोनों एक ही स्थान पर स्थित है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और सौर ऊर्जा संयंत्र की जो स्थापित क्षमता है वो 100 मेगावाट है, जबकि पवन ऊर्जा संयंत्रों की जो स्थापित क्षमता है वो है 150 मेगावाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 61वां सुब्रतो इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट गर्ल्स अंडर 17 खिताब 2022 ये किसने जीत लिया है फ्रेंड्स, तो ये जीत लिया है झारखंड ने। झारखंड ने किसे हराकर जीता है, तो मणिपुर को हराकर जीता है। यानी कि विजेता झारखंड रहा है और उप विजेता रहा है मणिपुर। ठीक है, तो पिक में आप सभी देख सकते हैं। तो सेंट पैट्रिक गुमला झारखंड ने कहां पर आयोजित किया गया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नई दिल्ली में ही आयोजित किया गया था। ठीक है, जो कि मणिपुर को हराकर झारखंड ने जीत लिया है। ठीक, इसके बाद आप याद रखेंगे कि इस साल सुब्रतो कप में बांग्लादेश की एक टीम ने भी हिस्सा लिया था। इस साल अगर मैं आपसे पूछूं कि इस साल सुब्रतो कप में किस देश की टीम ने हिस्सा लिया था, तो आपका आंसर होगा बांग्लादेश की टीम ने इसमें हिस्सा लिया था। और यह नई दिल्ली में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय अंतर विद्यालय फुटबॉल टूर्नामेंट है। सुब्रतो कप किससे रिलेटेड है, तो फुटबॉल से रिलेटेड है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इसका नाम पूर्व भारतीय वायुसेना प्रमुख सुब्रतो मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। टूर्नामेंट का जो आयोजन है ना फ्रेंड्स, वो भारतीय वायुसेना के साथ सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी द्वारा किया जाता है। हर साल ये आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के पहले सीएनजी यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस टर्मिनल की आधारशिला कहां पर रखी है, तो फ्रेंड्स इसकी जो आधारशिला है वो रखी गई है गुजरात। गुजरात में कहां पर, तो भावनगर। भावनगर गुजरात में इसकी आधारशिला रखी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, और यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा लॉक गेट सिस्टम के साथ दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल होगा। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, तो गुजरात तट के माध्यम से भारत के लिए सीएनजी प्राप्त करने वाली बुनियादी सुविधाओं का विकास करना। सीएनजी क्या है फ्रेंड्स, तो सीएनजी जिसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में भी जाना जाता है, गैसोलीन का एक पर्यावरण अनुकूल विकल्प है। और यह मुख्य रूप से मीथेन से बनी एक ईंधन गैस है। ठीक है, अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे फ्रेंड्स, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1875 में। 1875 में की गई थी स्थापना, याद रखेंगे आप। किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि इसमें होता है क्षार। किस सागर का खारापन सबसे अधिक है फ्रेंड्स, तो मृत सागर का खारापन सबसे अधिक है। और मृत सागर से किन दो देशों की सीमा लगती है, तो इजराइल और जॉर्डन। इजराइल और जॉर्डन की सीमा लगती है मृत सी से। ठीक है, किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, पिलीहा को कहा जाता है। किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं, तो सूर्य मंदिर को कहा जाता है फ्रेंड्स। और ये कहां पर है, तो ये है उड़ीसा राज्य में। कहां पर है, तो याद रखेंगे ये उड़ीसा राज्य में है।
संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेलुलर का अर्थ क्या है? सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? तो रूट डायरेक्टरी इसे कहा जाता है। किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं? अथर्ववेद में। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध था। और फ्रेंड्स याद रखेंगे धौलावीरा कहाँ पर है? तो ये है गुजरात राज्य में, ठीक है, और ये यूनेस्को में शामिल धरोहर है। कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर देख लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धारचूला क्षेत्र के मल्ला छाड़ छुम में भारत नेपाल राष्ट्र के बीच किस नदी पर बन रहे सेतु का शिलान्यास किया है? तो ये बनाया जा रहा है काली नदी पर। अगला क्वेश्चन था मोटो ग्रांड प्री विश्व चैंपियनशिप रेस की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत के द्वारा की जाएगी। कहां पर होगी? नोएडा। कहां पर होगी फ्रेंड्स? याद रखेंगे नोएडा में होगी। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था फ्रेंड्स? बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? बंगाल के शोक के नाम से किस नदी को जानते हैं फ्रेंड्स? बंगाल के शोक के नाम से तो दामोदर नदी को जाना जाता है। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। खबरों में रही नमसाई घोषणा किससे संबंधित है? अगला क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर भारत में पहला माउंटेन वारफेयर ट्रेनिंग सेंटर किसने बनाया है? अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे यानी कि मीठे पानी की झील कौन सी है? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स इन सब के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज की ये क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आप सभी एग्जाम और बिट टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।